नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी को लेके जो सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी गई है, आज उसकी 6वीं क्लास है। तो आइए हम आज के प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे विकल्प हैं 2 दिसंबर, 14 सितंबर, 13 दिसंबर या 15 सितंबर। तो ये तो सबको पता होगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी सारी राष्ट्रभाषाएं जो 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं 22 भाषा, वो सब राष्ट्रभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारत में विदेशी स्वर्ण व्यापारियों से या स्वर्ण व्यापार संवर्धन से। तो ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इस योजना के जरिए कर्मचारी अतिरिक्त लाभ लेते हुए समय से पूर्व ही सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो सकते हैं और रिटायर के समय उन्हें कुछ धनराशि दी जाती है। इसी धनराशि को गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। विकल्प हैं ग्लास प्लेट, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का पीछे का दृश्य देखने हेतु बस, ट्रक, ट्रेलर के ड्राइवर प्रयोग करते हैं। इससे ड्राइवर सुरक्षित रहते हैं। कार ड्राइवर भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डूरंड रेखा है। यह रेखा एक समझौते के द्वारा स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है। हमारे विकल्प हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम साइनेट या सोडियम थायोसल्फेट। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ही हाइपो का रासायनिक नाम है। इसका उपयोग फोटोग्राफिक पेपर एवं फिल्म प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इसे फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है। अति स्फीति, गतिहीन स्फीति, द्रुत स्फीति या प्रत्यास्फीति। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी गतिहीन स्फीति। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। हमारे विकल्प हैं लाहौर, काबुल, आगरा या दिल्ली। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी आगरा। मुगल बादशाह बाबर जिसने मुगल वंश की नींव डाली थी, उनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। 48 साल की उम्र में 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना था। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड इरविन। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 और उस दिन बैसाखी का दिन था।
उसी दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण ही उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना या जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस राज्य में स्थित है? हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई थी। भारत में इस धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, वहीं दुनिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। इनमें नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया प्रमुख देश हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? हमारे विकल्प हैं बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज या लोहा। तो हमारा विकल्प बी सही है, यानी सिलिका पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का एस्क है। इसमें गिब्साइट, बोमाइट तथा डायास्पोर्ट तथा 2 लोहे के ऑक्साइड, गोथाइट तथा हीमाटाइट और एनाटेज की अल्प मात्रा मिश्रित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या केरल? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आज़ादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की बात सामने आई थी, तब भी ये विषय बड़ा मुद्दा बना था। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने की मांग ने जोर पकड़ा था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सबसे पहले भाषा के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। बाद में भाषा के आधार पर ही समय समय पर इनका बंटवारा करने की मांग होती रही और 65 साल में ये राज्य 14 से 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या बढ़ गई है। जेवीपी समिति की ओर से भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे से इनकार करने के बाद तेलुगु भाषियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु, जिनकी फोटो भी बगल में लगी हुई है, आप देख सकते हैं, इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत करी और 56वें दिन उनका निधन हो गया था। वह तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। श्री रामुलु की मौत के बाद आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और 1953 में तत्कालीन सरकार को मजबूरन तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ी। तो आंध्र प्रदेश का इतिहास था। अगला प्रश्न है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हमारे विकल्प हैं 9, 11, 10 या 12। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी हॉकी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल के लिए 11-11 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। इसमें दोनों दल के 10 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और एक गोल रक्षक के तौर पर गोल पर तैनात होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम सबको डाउट रहता है, या हम सब ने रटा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और यही भारत के लोगों द्वारा माना भी जाता है। लेकिन हाल ही में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल
युवा मामले और खेल मंत्रालय की तरफ से अभी किसी भी खेल को भारत के राष्ट्रीय खेल की मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनमें से कौन थे? BN सरकार, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी या पृथ्वीराज कपूर? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी श्रीमती देविका रानी सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला व्यक्ति दोनों ही थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी, जिनकी बगल में तस्वीर भी लगी है, देविका रानी को प्रदान किया गया था। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हमारे विकल्प हैं देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या ईटानगर। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद बताई दिए। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली, तापीय बिजली, सौर बिजली या नाभिक बिजली? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा तापीय बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 8 अगस्त? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी हिरोशिमा पर 6 अगस्त को पहला परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष? जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और इसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी विश्व बैंक का एक अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय था। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के राजनेता और गवर्नर जनरल थे। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह,
ये ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, जो भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। और 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका निर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ था, एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या नामीबिया? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी होने के अलावा जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा शहर तथा सबसे बड़ा प्रशासकीय, आर्थिक तथा संचार केंद्र है। यहाँ पर स्टील तथा रसायनों का उत्पादन भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1921 से 31, 11 से 21, 41 से 51 या 31 से 41? जिसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी 1911 से 21 के बीच जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 1911 से 21 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 1921 को वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? हमारे विकल्प हैं लौह अयस्क, जल, पशुधन या जंगल। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन या कुटीर और ग्रामोद्योग में उत्पादन? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कृषि उत्पादन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चावल या चना? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी चावल रबी की फसल नहीं है। चावल एक धान की प्रमुख फसल है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पादन होने वाला अनाज है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।